प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह आज उपस्थित हैं आपके साथ अनंत अंबानी के शादी के बहाने कुछ मौलिक सवालों के साथ जो उनके विवाह के बाद उठे। कई लोगों ने कहा यह सर्कस है, कई लोगों ने कहा यह फुहरता का एक प्रदर्शन है। साथियों, देश के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी का शादी जो कई फेज़ में हुआ, जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है ना, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे, इसी तरह कुल 3 अंतराल पे शादी हुई, 3 किस्तों में, 3 फेज़ में। अंततः 12 जुलाई को उनका शादी हो गया। पहले तो जामनगर में शादी से पूर्व प्री वेडिंग फंक्शन हुआ, उससे पहले शायद सगाई का भी फंक्शन हुआ था। भावनगर में जो वहाँ उनकी रिफाइनरी है और हजारों एकड़ ज़मीन पे जिस पे वो बागवानी करते हैं, क्या क्या करते हैं, हाथी पालते हैं, उन जगह पे हुआ। और किस तरह से रिहाना आई और 73 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इस बार जस्टिन बीबर आए, 84 करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च किया गया। और किस तरह से बनियान और अंडरवियर और पजामे में उन्होंने डांस किया, ये हम सबके सामने में है। जनसत्ता जैसे प्रतिष्ठित मीडिया समूह, अखबार की माने तो उनके शादी में कुल 5,000 करोड़ रुपया, यानी कि 50 अरब, 1-2 अरब नहीं, 50 अरब, कुल 50 अरब रुपए खर्च हुए। लेकिन ये भी रिपोर्ट साथ साथ में आई कि उनके खर्चा के कारण खर्च किया और सब कुछ हुआ, उनका जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ गया 10,100 करोड़ रुपए से। यानी कि जितना खर्च किया उन्होंने उससे दुगना पैसा उनके पास रिटर्न आ गया। ये आवारा पूंजी के वजह से, शेयर मार्केट के वजह से उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा और उनको लाभ हो गया। ये 5,000 करोड़ यानी कि 50 अरब रुपया भी जो उन्होंने खर्च किया, उनके कुल परिसंपत्ति नेटवर्थ का मात्र 0.5%, 1% भी नहीं, 0.5% खर्च था। कोई भी करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। और हम और आप छोटे शहरों में और दूसरे मध्यवर्गीय परिवार तो अपने नेटवर्थ का इससे ज़्यादा खर्च करता है। तो मूल विषय ये है कि अपने नेटवर्थ का मात्र 0.5% खर्चा करना, ये कोई भी कहेगा भाई ये तो स्वाभाविक है, जस्टिफाई कर देगा। लेकिन असल सवाल ये है कि उनका नेटवर्थ ही कोई 210 अरब डॉलर का है। असल सवाल ये है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितना पैसा हो, कितना जमाखोरी हो। एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए सत्ता किस तरह से नीतियां बनाती है। आज अडानी के लिए ये ज़रूर है मोदी बदनाम है, लेकिन कभी रिलायंस के लिए कांग्रेस भी बदनाम हुआ करती थी, उन्हें मोनोपोली देने के लिए धागे के ऊपर, जिससे विमल बढ़ा, विमल के धागे की मोनोपोली थी। और बाद में किस तरह से पेट्रोकेमिकल और इस तमाम चीज़ों में रिलायंस इंडस्ट्री आई, और अभी जियो किस तरह से एकाएक अब उसका जो रिचार्ज का दाम है 25% तक बढ़ा दिया। मूल सवाल ये है कि किसी व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए जब तक
सत्ता काम करेगी, पिछलोगों की तरह काम करेगी, तो इस तरह की खर्चे तो बार बार देखने को आएंगे। आज अंबानी ने किया, कल अडानी करेगा। असल सवाल ये है कि किस तरह से धन का संग्रह कुछ औद्योगिक घराने तक सीमित रह गया। केवल धन, सारी चीजें, जल जंगल जमीन, सरकार की बड़ी नीतियां। सरकार एक तरफ 5 किलो राशन फेंक देती हैं, उस 5 किलो राशन का वैल्यू अगर मान लीजिए हम 50 रुपये, बढ़िया से बढ़िया चावल हो 50 रुपये किलो, तो 250 रुपया एक तरफ सरकार व्यक्ति के लिए 250 रुपये का योजना बनाती है, और दूसरे तरफ एक दिन में एक व्यक्ति का 10,100 रुपये बढ़ जाते हैं। ये तो सामान्य बता रहा हूँ। लाखों करोड़ रुपया का हेरा फेरी महीने, 2 महीने, साल, 1.5 साल में हो जाता है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। ऐसी नीतियां बन रही हैं। एक तरफ 250 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, उस अनाज जो मिलता है उसकी क्वालिटी क्या होती है। एक तरफ सरकार के लिए 250 रुपये की नीति है, और एक तरफ एक व्यक्ति को अरबों खरबों रुपया, जो 2014 में जिस व्यक्ति का नेटवर्थ कम रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा, मान लीजिए 100 करोड़ रहा होगा, तो वो लाख करोड़ में पहुंच रहा है। ये नीतियां सरकार बना रही, और इसीलिए हम देखेंगे, आप देखेंगे, सभी लोगों ने देखा कि बड़े बड़े राजनेता, यहां तक कि अपने आप को समाजवादी नेता कहने वाले, पूंजीवाद से अलग रहने वाले, पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन करने वाले, पूंजीवाद के खिलाफ राजनीति करने वाले लोग भी किस तरह से इस पूंजीपति के फंक्शन में, आयोजन में, विवाह में सब परिवार शामिल हो रहे थे। ये तो विवाह हो गया, और विवाह में जो 5,000 करोड़ खर्च हुआ, वो उसी दिन रिटर्न हो गया 10,100 करोड़ रुपए के शेयर वैल्यू में बढ़ोतरी के वजह से। रिलायंस के शेयर में जो बढ़ोतरी हुई, उससे एक दिन में उतना आमदनी हुआ। उसमें अगर 5,000 घटा दें तो जो प्रॉफिट है उस दिन का, यहाँ फंक्शन हो रहा था, लेकिन उस दिन की जो प्रॉफिट है, आमदनी है, वो 50 अरब से भी 1 अरब ज़्यादा, 51 अरब। यानी कि उस दिन जो शेयर वैल्यू बढ़ा, उसका जो फ़ायदा हुआ वो 10,100 करोड़ का, और इन्होंने 5,000 करोड़ खर्चा किया था। यानी कि तब भी, इस पूरे खर्च के बाद भी 5,100 रुपया की बढ़ोतरी हो गई। और ये व्यवस्था है हर जेब से पैसा निकाल के एक जगह इकट्ठा करने वाली। जियो ने क्या किया? जियो के उपभोक्ता देश भर में है, उसके रिचार्ज का वैल्यू 25% तक बढ़ा, और इससे उसके जेब से, लोगों के जेब से निकलकर एक परिवार के पास पहुंचा। यही नहीं, ये उपभोक्तावाद का चरम था। और अब देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हो सकता है कि जिस ब्रांड के अंडरवियर और बनियान को पहन के जस्टिन बीबर ने प्रोग्राम किया, गीत गाया, गाना गाया, हो सकता है वो ब्रांड कल को रिलायंस का हो और रिलायंस उसे बेचते हुए मिले। तो ये एक विलासिता का चरम प्रदर्शन था, और शायद ही कभी कोई सुना होगा कि किसी के शादी में 50 अरब रुपए खर्च होते हैं। तो वो खर्च तो अपना निकाल लिया, लेकिन मूल मुद्दा कि एक तरफ 5 किलो राशन के लिए लोग मोहताज हैं। वो 5 किलो राशन महीने भर का होता है एक व्यक्ति के लिए,
और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति का 1 मिनट का खर्च उतना हो, 1 सेकंड का खर्च हो, उससे ज़्यादा का, तो ये तो असमानता पैदा कर रही है, घोर असमानता। और इस असमानता के खिलाफ जिस समाजवाद के नाम पर लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, ऐसे समाजवादी लोग भी वहाँ शामिल थे। मुझे नहीं पता कि कम्युनिस्ट लोग गए थे कि नहीं गए थे, शायद नहीं गए हों, लेकिन एक व्यक्ति के शादी में हर लोग गया, हर वर्ग के लोग जमा हुए। ये एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट हम इससे देख सकते हैं भविष्य में। ये सारे लोग मिलके अब और तेजी से इन औद्योगिक घराने के लिए काम करेंगे। नीतियां सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बनेंगी। सारे लोग नाचने गाने वाले हैं, फिल्मी कलाकार हैं, हम उनकी बात नहीं करते। वहां फिल्मी जगत के लोग तो थे ही, खेल जगत के लोग, जो नीति निर्धारक लोग हैं, वो लोग भी वहां पहुंचे। क्या अब आगे से अडानी अंबानी के लिए क्या कोई प्रतिरोध की आवाज खड़ा होगा? उनके द्वारा जो नीतियां बन रही हैं निरंतर वैश्विक स्तर पे, इनकी वैश्विक स्तर पे गठजोड़ है। हर एक दुनिया के पूंजीपति कैपिटलिस्ट किस तरह से भावनगर में पहुंचे थे, यहां भी पहुंचे होंगे। हालांकि फिल्मी हीरो हीरोइन और राजनेताओं की तो तस्वीरें आई, लेकिन वो सारे भी पहुंचे होंगे। कैसे गठजोड़ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूंजीपतियों की, और ये गठजोड़ गरीबों का खून चूसेंगी। पूरे देश की नीतियां उनके लिए बनेंगी। सुई से लेके हवाई जहाज तक ये बनाएंगे और बेचेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई, पूरी तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति पनप रही। आम जनता, इस देश का आम जन के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था बची रहेगी? वो कौन सा क्षेत्र बचा रहेगा जिस पे वो उनके निर्माण पे उनका अधिकार होगा? ये शादी के माध्यम से जो झलक दिखलाया गया, उससे तो पूरे देश भर में उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये तो अपने नेटवर्थ का 0.5% खर्च किए, लेकिन जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो 5 से 10% खर्च करेंगे। लेकिन और जो गरीब है उसे नीचे, उनके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं बच रहा है। वो अब जो भौड़ा प्रदर्शन करेंगे, दिखावा करेंगे, हो सकता है उनको जो किसान परिवार हैं, उनकी जो जमीनें बची हैं, वो जमीन बेच के अपना करेंगे इस तरह से आयोजन। नकल में तो वो पीछे नहीं जाएंगे, फैशन में वो उनके परिवार के लोग, बच्चे पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन आमदनी का उनका जरिया क्या होगा? कहाँ से वो लाएंगे इतना खर्च करने के लिए पैसा? और अंततः उन्हें अपना जमीन बेचना पड़ेगा, घर गिरवी रखना पड़ेगा इस तरह के दिखावे के लिए। और मूल सवाल ये है कि यदि उनके पास आमदनी का बड़ा जरिया है और जिसमें सत्ता की एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, इस तरह से उत्पादन के ऊपर, आमदनी के ऊपर, आय के ऊपर,
एक एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस देश के संसाधन पे हर एक देशवासियों का अधिकार होना चाहिए। और इसलिए हम देशवासियों को सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि अडानी की अंबानी के बेटे की शादी एक सर्कस था या वो एक विद्रूप रूप है या भोड़ेपन का प्रदर्शन है। हम सिर्फ कह देने से हम मुक्त नहीं हो जाएंगे। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस धन के महासंग्रह के खिलाफ। हमें इस बात के लिए लड़नी होगी कि कोई व्यक्ति को कितना अमीर बनाने के लिए योजना बन सकती है, अधिकतम अमीरी की सीमा क्या होगी। इस बात के लिए देश को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो जो हमें तमाशा दिखलाया गया है इस शादी के बहाने में, इस फैशन में पूरी देश की जनता उतरेगी और अफसोस ये होगा कि उस दिखावे के लिए उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ सकता है, ज़मीन बेचना पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास आमदनी का उतना बड़ा जरिया तो है नहीं। तो इसलिए हमें मिल के लड़ना है धन के महासंग्रह की नीतियों के खिलाफ। इस अमीर परस्त सरकारी तंत्र, इस विधायिका जो हमारी अमीर परस्त हो गई है, उसे गरीब परस्त बनाने के लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो इकोनॉमी चंद कॉरपोरेट घराने के सहारे छोड़ दिया गया है, या वही जो करेंगे देश का भाग्य निर्माता वो बनेंगे, इसके खिलाफ हमें योजना बनानी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा और सरकार पे दबाव डालना पड़ेगा कि उनके लिए बजट का कितना हिस्सा हो और गांव गरीब किसान के लिए बजट का कितना हिस्सा हो। और जो उत्पादन का हिस्सा है, जो उत्पादन है, कपड़ा, साबुन, तेल, जो भी उत्पादन है, वो उत्पादन का हक, अधिकार गांव तक जाए, गांव उत्पादन का केंद्र बने। इसके लिए भी हमें लड़ना होगा। नहीं तो आज अंबानी का हम मजाक उड़ा रहे हैं, कल अडानी के घर में भी इस तरह की प्रदर्शन होगा। अगले जो भी 8, 10, 15, 20 उद्योगपति हैं, उनके यहाँ इस तरह का फंक्शन होगा। उनका धन तो मात्र उनके नेटवर्थ का 0.5% खर्चा होगा, लेकिन गांव के लोगों के पास, किसानों के पास, कारीगरों के पास, मजदूरों के पास तो इतना धन ही नहीं बचता कि वो एकदम सामान्य आयोजन भी कर सके। सामान्य आयोजन के लिए भी उन्हें अपना खेत, घर, जमीन बेचना पड़ता है। तो ये लड़ाई हमें असमानता के खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा और हमें इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि एक तरफ धन के अरबों खरबों रुपए का संग्रह हो और दूसरी तरफ गरीबी। इस तंत्र को हमें बदलना पड़ेगा। इस सिस्टम को बदलने की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद।